Hi class, welcome to another session of income from salaries. आइए साहब, आज समझते हैं परक्विजिट्स के बारे में, जो कि है लीव ट्रैवल कंसेशन। हमने अभी तक तीन चीजें समझ ली हैं साहब कि परक्विजिट्स तीन कैटेगरी में है, इन टैक्सेबल इन ऑल केसेस, टैक्स फ्री परक्विजिट्स, और तीसरा था हमारा टैक्स फ्री पर टैक्सेबल परक्विजिट्स इन सिलेक्टेड केसेस। तो साहब अभी हम सेकंड केस कर रहे हैं, जो कि हमारा है टैक्स फ्री परक्विजिट्स। टैक्स फ्री परक्विजिट्स में हमने एक लिस्ट आपको पिछली बार करा दी है, जो कि आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस बार हम लोग करने जा रहे हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है साहब? लीव ट्रैवल कंसेशन वो होता है जैसे कि आप ले सैलरी का एक पार्ट होता है जो कि आपको मिलता है फॉर गोइंग ऑन लीव एंड यूजिंग विद डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आइए साहब समझते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में। तो लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन, it is a component of salary income that is given to employees to go on a leave and travel to any place they would like to go in India. ये इंडिया के अंदर में ही एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा साहब। अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा साहब, एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, तो आपको इसका छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि सुशांत वर्मानी इज ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, ही रिसीव्स रुपीज 50,000 एज एलटीसी, प्लीज कैलकुलेट द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(5), यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन का जो एग्जेम्पशन है। तो आप बोलेंगे ही विल नॉट बी अलाउड एनी एग्जेम्पशन बिकॉज ही हैज नॉट ट्रैवल्ड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। ठीक है साहब, आइए। तो एग्जेम्पशन फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। तो सेक्शन 10(5) के तहत क्या बोलता है, आइए साहब हम समझते हैं। थोड़ा गला खराब है साहब, पार्डन मी। LTC exemption received by employees from employer is available for going to any place in India. तो इंडिया के अंदर में अगर आप जाएंगे तो ही आपको ये 10(5) का एग्जेम्पशन मिलेगा। किस किस केस में? अगर आप लीव लेते हैं तो आप लीव के बेसिस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, या और ये ध्यान रखिएगा कोई भी इन तीनों में से, और रिटायरमेंट ऑफ सर्विसेज के ऊपर में आपको जो ट्रैवल किया आपने वो आपको मिलेगा, और अगेन एंड नहीं है, और ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के ऊपर में जो बैलेंस है वो आपको मिलेगा। सो लीव ट्रैवल कंसेशन विच इज प्रोवाइडेड टू माय लॉर्ड हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज। सर आप सर्वज्ञ है, आप सर्वोपरि है, आप सर्वज्ञ मतलब सबसे ऊपर आप लोग हैं। तो आप हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, आपको सब कुछ माफ है, भले ही आप कोई भी डिफॉल्ट स्कीम चूज करें या भले ही आप पुरानी स्कीम चूज करें, आपके लिए सब कुछ माफ है। तो लीव ट्रैवल कंसेशन टू हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज आर exempt even if they are exercising option to shifting out of default regime provided under section 115 BAC 1A। डिफॉल्ट regime से आप हो चाहे ना हो, माय लॉर्ड इज ऑलवेज exempt। तो लीव ट्रैवल कंसेशन हम जैसे लोगों के लिए, जो कि ना तो वकील है, ना तो कोई जज है, ना तो कुछ करते हैं, हम सिर्फ सीधी साधारण लोग पैसा कमाते हैं और परिवार चलाते हैं, उनको अगर हम 115 BAC 1A यानी डिफॉल्ट स्कीम के तहत हम उसमें ऑप्ट नहीं करते हैं, तो ही हमारे को ये कंसेशन मिलेगा। अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है साहब, आप समझिएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला ऊपर वाला था, दूसरा दीज आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स ओनली। सर तनख्वाह तो इंडिविजुअल लेते हैं, हाँ भाई, बट एक्ट में लिखा हुआ तो मान लो, समझा वो बात। इंडिविजुअल ओनली, इट डज नॉट मैटर
whether the individual is a citizen or a non-citizen of India. यानी कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन भी होगा और वो यहाँ पे काम कर रहा है तो वो भी इस छूट का लाभ उठा सकता है. The benefit is available to individual spouse. Spouse का मतलब महिला हैं तो आपके पति और पुरुष हैं तो आपकी पत्नी. तो आप किसी भी तरीके से आपके पति या हो या पत्नी हो, आपके जो आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके बच्चे, चिल्ड्रन, ब्रदर, भाई बहन, माता पिता, who are wholly dependent on such individual, जो कि उस इंडिविजुअल के ऊपर में पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, उनका भी ट्रैवल का खर्चा हमारे को मिलेगा, हमारी सैलरी के अंदर में नहीं जुड़ेगा. एग्जेम्पशन विद रिस्पेक्ट टू 2 चिल्ड्रन. हमारे दो का जो नारा है वो यहाँ पे सार्थक होता है. तो exemption with respect to more than 2 children of an individual after 1498 is not allowed. ठीक है. अगर आपके बच्चे 1 अक्टूबर 1998 के से पहले पैदा हुए हो, यानी लालू जी का पूरा परिवार, ठीक है, या फिर आपके पहले बच्चे के बाद आपके पास एक मल्टीपल बर्थ्स हुई हो, यानी कि जुड़वा हुए हो या तिड़वा हुए हो, या आप फराह खान बन गए हो, या आप किसी भी तरीके से आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सब मैक्सिमम बच्चे एक साथ पैदा करने का रिकॉर्ड बना दिया हो, आपको छूट मिल जाएगी सैलरी में. लिमिट ऑफ एग्जेम्पशंस आर वेरी प्लेन, सिंपल, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट सब्जेक्ट टू द बिलो मेंशन्ड कंडीशन. ये रही हमारी परकुलेट वैल्यूएशन रूल्स. रूल 2B क्या है साहब? रूल 2B क्या बोलता है? एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 जर्नीज of a block of 4 calendar years. 4 साल के अंदर में, याद रखिए साहब, कैलेंडर ईयर यहां पे बोल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अलग होता है और कैलेंडर ईयर जो होता है वो अलग होता है. तो फाइनेंशियल ईयर वर्सेस कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर इज जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल टू मार्च. The exemption is available for 2 journeys performed, सिर्फ 2 journeys performed in the block of 4 calendar years. The calendar year is applicable from 1 January 1986. अगर आपने इस दौरान में इन 2 जर्नीज के को ट्रैवल नहीं किया तो ये 2 जर्नी हो जाएगी लैप्स, बट आपको इन 2 में से एक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 4 साल के लिए. तो आपने एक 4 इयर्स के ब्लॉक में 2 जर्नीज नहीं की तो अगले साल में आपकी जर्नीज हो जाएंगी 3. उसके अगले साल में 4 नहीं होंगी, 3 ही रहेंगी. तो व्हाट इज ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स? ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स, ब्लॉक ईयर अनलाइक फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर, अनलाइक मतलब जो फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च होता है, दिस इज नॉट लाइक दिस, is determined by the government. Government has determined January to December as calendar year. For LTA exemption purposes consist of 4 years. 4 साल कब से शुरू हुआ साहब? 1 जनवरी 1986. तो मेरा पहला ब्लॉक क्या बना? पहला ब्लॉक बना 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986, 31 दिसंबर 1 जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987. तीसरा बना मेरा 1 जनवरी 1988 से 31 दिसंबर 1988. फोर्थ मेरा बना 1 जनवरी 1989 से 31 दिसंबर 1989. तो 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1989 का जो था स्लॉट वो मेरा पहला साल था. दूसरा साल ये रहा 90 से 93, 94 से 95, 94 से 97, 98 से 2001, 2 से 5, 6 से 9, 10 से 13, 14 से 17, 18 से 21, और अभी क्या चल रहा है? 2022 से 2025 चल रहा है और ऐसे बढ़ता चला जाएगा 26 से 29, ऐसे चलता चला जाएगा. आइए साहब एक एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो. एक एम्प्लॉय है जो कि एलटीसी उसने अवेल नहीं किया 2018 से 2021 के अंदर. ओके जी, तो 2018 से 21 के अंदर में उसको 2 मिलते थे, उसने नहीं अवेल किया, तो इसका क्या होगा? 1 हो जाएगा मेरा कैरी फॉरवर्ड. He is allowed to carry forward. He is allowed to carry forward maximum
one unavailed LTC to be used in the succeeding block of 22 to 25. तो 22 to 25 का जो ब्लॉक है उसके अंदर में उसको दो तो मिलेंगे ही, इसके दो तो है ही हैं, प्लस पिछली बार का एक जुड़ गया, तो इस बार उसको मिलेंगे कितने, 3 लीव्स वो आराम से अवेल कर सकता है, 3 बार वो ट्रैवल कर सकता है। अकॉर्डिंगली इफ ही अवेल्स लीव्स ऑन इन अप्रैल 24 में, यानी कि इस ब्लॉक में अप्रैल 24 आ गया, द सेम विल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन अवेल्ड इन 2018 से 21, यानी कि इसमें से नहीं लेकर के हम यहां से लेंगे, तो फीफो बेसिस पे, दिस मींस दैट अवेलमेंट ऑफ एलटीसी हैपेंस ऑन फीफो बेसिस, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो चलता चला जाएगा। अब इस साल में अगर उसने यही एक लिया तो अगले साल में फिर 3 बन जाएंगे उसके। Therefore, he will be eligible for exemption in respect of that journey, and 2 more journeys can be further availed in respect of the block of 2022 से 25। आइए साहब एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले मैं बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के पैसे मिलते हैं, रेल, रोड, एयरप्लेन, ठीक है, इसी के ही पैसे मिलते हैं। इसके अलावा ना होटल स्टे के पैसे मिलेंगे, ना खाने के मिलेंगे, ना रहने के मिलेंगे। आप अगर पानी पूड़ी भी खा रहे हैं तो वो अपने पैसों से खाइए साहब, मैं तो सिर्फ ट्रैवल के पैसे दे रहा हूं, लीव ट्रैवल कंसेशन है ये। ओके, वेरी क्विकली, सुशांत वेंट ऑन अ हॉलिडे ऑन 25 दिसंबर 2024 टू चेन्नई। साहब जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लिखिएगा, इसको रिवाइंड करके भी आप लिख सकते हैं। 25 दिसंबर को गया था अपने ये क्रिसमस मनाने के लिए, अटल जी का जन्मदिन मनाने के लिए, तो चेन्नई विथ हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, वन एज इज 5 years एंड ट्विन डॉटर्स इज 3 years। तो साहब 5 साल का बच्चा सुशांत पे डिपेंडेंट है, हाँ जी है। सर वो तैमूर लंग तो नहीं है, तैमूर खान तो नहीं है, वो किसका बेटा है, पता नहीं कौन से हीरो हीरोइन का बेटा है। 3 साल के बच्चे, वो आलिया भट्ट की बेटी नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट है इस पे। जो वाइफ हैं उन्हें भी आप अज्यूम कर लीजिए कि एक नारी हैं जो कि सुशांत जी पे सारा का सारा घर खर्चा उन्हीं से चलता है, समझ लो आप। सो ही वेंट बाय फ्लाइट, इकोनॉमी क्लास फ्लाइट पे उन्होंने लिया, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर वाज 60,000 रुपीज। तो 60,000 का बिल बना। 60,000 का कैसे बिल बना, 45,000 दोनों अडल्ट के और 15,000 दोनों तीनों बच्चों के। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एलटीसी एग्जेम्प्ट इफ सुशांत एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम। तो इस बंदे ने डिफॉल्ट स्कीम से ऑप्ट आउट कर दिया। आइए साहब सोल्यूशन फटाफट से समझते हैं। तो सोल्यूशन क्या है साहब, कंप्यूटेशनल लीव ट्रैवल कंसेशन एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, LTC received by an employee from an employer against travel to any part of India, any part of India, any part of India on leave। अभी वो नौकरी कर रहा है, वो इसलिए वो लीव पे गया, तो वो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो जाता है। The employee can spend amount on his family members dependent on him। तो ये भाई साहब ये लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने। In the current scenario, Sushant has taken his family to Chennai on leave। चेन्नई गए। Chennai is a part of India, Chennai is a part of India, hence he fulfills the condition for eligibility to claim the leave travel concession under section 10(5)। ठीक है साहब, क्योंकि वो इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, बीवी के संग ट्रैवल कर रहा था, बीवी भी का भी खर्चा अलाउड हो गया। अब आते हैं जरा बच्चों पे समझते, 3 बच्चे हैं, ठीक है। 5 साल का पहला बच्चा 1999 में पैदा हुआ होगा, तो भाई साहब 11098 के बाद ही पैदा हुआ होगा, ठीक है। एज पर द एक्ट द एग्जेम्पशन is allowable only to 2 children after 110/1998। तो इस केस में 99 से बॉर्न हुए थे, तो ये उस कैटेगरी में फॉल कर गया। However,
it exempts cases where there are multiple births after first child. अब यही केस को अगर मैं ऐसे बोलूं कि पहले दो बेटे हुए या पहले दो बेटियां हुई और फिर बेटा हुआ, उस केस में क्या होगा? उस केस में सिर्फ दो बेटियों का या दो बेटों का ही उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, बिकॉज पहले ही वो दो बच्चे पैदा कर चुका है। ठीक है, बट क्योंकि पहला बेटा था या पहला एक बच्चा था और दूसरे जो बच्चे हुए वो ट्विंस हुए, इसलिए ये एग्जेम्पशन मिलेगी। क्योंकि आपके बस में नहीं होता, आप बच्चे तो पैदा कर सकते हो मगर वो ट्विंस होंगे कि नहीं होंगे, इट डज नॉट डिपेंड on you. In this case, he has twin daughter after first child. ये after जो जरूर लिखिएगा साहब, after first child. Hence, he will be allowed concession for all the three children. तीनों बच्चों के लिए उसे concession मिलेगा। अब hence, amount received is 60,000. अमाउंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5) इज 60,000। आ गया नील बटे सन्नाटा और हमारा हो गया एग्जाम्पल पूरा। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होनी चाहिए? एलटीसी, एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी एग्जेम्पशंस फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये रहे आपके सामने। एयर ट्रैवल है साहब, रेल ट्रैवल है, अदर मोड्स में रिकग्नाइज मोड्स है, नॉन रिकग्नाइज मोड्स है। तो एयर ट्रैवल के अंदर में क्या होता है साहब कि जो शॉर्टेस्ट रूट है बाय अ नेशनल कैरियर, नेशनल कैरियर कौन है? एयर इंडिया। भले ही टाटा ने ले लिया, उसको अक्वायर कर लिया, अब अगर आज भी एयर इंडिया इज द नेशनल कैरियर इन एज पर इनकम टैक्स एक्ट बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हैं मदुरई, ठीक है, आपकी मैक्सिमम फ्लाइट्स हॉल्ट लेती हैं कहां पे? बैंगलोर में। एयर इंडिया की एक ऐसी फ्लाइट है जो डायरेक्टली दिल्ली टू मदुरई है, इकोनॉमी क्लास का भाड़ा है 15,000, मान लो 15,000। आपको, आपने टिकटें खर्चा करी हैं से सपोजिंगली 22,000 की, जो हॉल्ट लेकर के करने वाली, ठीक है। आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा पर क्विजिट? 7,000। वाई? बिकॉज एयर इंडिया के पास इस फ्लाइट की, डायरेक्ट फ्लाइट की शॉर्टेस्ट रूट यही है, डायरेक्ट फ्लाइट का 15,000 माइनस दिस 22,000 गिव्स यू अ 7,000 रुपीज का पर क्विजिट। ऐसे ही रेल ट्रैवल है। रेल ट्रैवल, मुझे यहां से जाना है, कैलकाटा से जाऊंगा मैं से दिल्ली, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा जी फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर, जो कि समझ लो 4,000 रुपए की आती है, सपोजिंगली 4,000 रुपए की आती है पर पर्सन। मैंने खर्चा किए 2,000 रुपए, तो मुझे 2,000 की छूट मिलेगी। अब एक तूफान एक्सप्रेस भी है जो 2 दिन लगाती है, और एक राजधानी एक्सप्रेस भी है जो 14 घंटे लगाती है। तो आपको राजधानी का फर्स्ट क्लास एसी का फेयर मिलेगा क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है, और द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। वेदर इफ द मोड इज रिकग्नाइज्ड मोड, इट इज फर्स्ट क्लास की टिकट या डिलक्स क्लास का फेयर, जो बस की डिलक्स क्लास है, फॉर द शॉर्टेस्ट रूट और द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकम, ठीक है साहब। अगर कहीं पर भी वो आपके पास रिकग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो साहब जितना डिस्टेंस है, यहां से सपोजिंगली छपरा जिला है और वो करीबन से 800 किलोमीटर है, तो मैं देखूंगा 800 किलोमीटर के ऊपर में ए फर्स्ट क्लास ए रेल फेयर जो है वो कितना बनता है, एक अनुमानित हिसाब से उतना मैं छूट ले लूं, ठीक है साहब। यहां तक हम क्लियर है सारे? This completes your leave travel concession. अगली क्लास में हम फर्दर परक्विजिट्स भी करेंगे। थैंक यू क्लास। फॉर नोट्स, क्वेरीज, questions, please contact me on my email address vermaniassociates@gmail.com, or you can contact me on my phone number
Please do like, share, and subscribe my videos if you're liking them. Thank you so much, class. Bye.